Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट डिस्कशन स्ट्रिंग्स को लेकर हमने कर लिया था। अब आज हमारा टाइटल है सबसे पहला ट्रैवर्सिंग अ कैरेक्टर एरे। यहां से अपन पॉइंट स्टार्ट करते हैं डिस्कशन का। ठीक है, शुरुआत सबसे पहले लास्ट लेक्चर में जो आपने कोड देखा था उससे कर रहा हूं मैं। आपको याद होगा हमने कैरेक्टर का एक एरे बनाया था। मान लीजिए इस बार 10 का ले लेते हैं। स्क्रीन क्लियर करने के बाद यूजर से हमने इसमें इनपुट ले लिया था बाय राइटिंग एंटर नेम, और जो भी स्कैनएफ के थ्रू यूजर से इनपुट आया वो मैंने रख लिया था इनसाइड दी एरे str। यहां तक क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइए, क्लियर है? और फिर हमने प्रिंटएफ से %s के थ्रू str को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया था। यही था कोड हमारा लास्ट लेक्चर का। इसका अगर हम लोग ट्रेस समझें तो ये अगर हमारा एरे है, इमेजिन करिए 10 कैरेक्टर्स का, ये इसके 10 सेल हैं। जीरो से लेकर 9 तक इसके इंडेक्सेस हैं। एरे का नाम है str। बेस एड्रेस अगर इसका 2000 है तो एंड एड्रेस इसका 2009 होगा। ठीक, ये मान लेते हैं आपका कंसोल विंडो है। इस पे आपके प्रोग्राम ने यूजर से कहा है अपना नाम एंटर करो। मान लीजिए यूजर ने नाम प्रोवाइड करा आपको राम, तो राम RAM कुछ ऐसे एरे में स्टोर होगा और M के बाद नेक्स्ट सेल पे मौजूद होगा नल कैरेक्टर होगा। और जैसे यूजर ने राम के बाद एंटर स्ट्राइक करा, आपके प्रोग्राम का आउटपुट इस तरीके से राम स्क्रीन पे आया था। अब आज का पहला चैलेंज ये है कि हमें ये आउटपुट हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली चाहिए। दिस इज व्हाट वी वांट। आप बताइए, इस आउटपुट को लाने के लिए क्या हम इस प्रिंटएफ में बैकस्लैश लगा दें तो हमें ऐसा आउटपुट मिलेगा जैसा हम चाह रहे हैं? शाबाश, नहीं मिलेगा। अगर हम बैकस्लैश लगा भी देंगे तो भी आउटपुट हमारा स्ट्रेट आएगा, बस एक रो नीचे आएगा। यस और नो? आएगा ना? आएगा अभी भी हॉरिजॉन्टल, बस एक रो चेंज करके आएगा। ये होगा आपके इस कोड के साथ। बट अगर अपन लोग चाहते हैं कि आउटपुट इसका एक एक रो में एक एक कैरेक्टर डिस्प्ले हो, एक एक बार में एक एक कैरेक्टर डिस्प्ले, अगर हमें ऐसे करना है तो ये काम हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे कर सकते हैं? राइट? अब सोचिए, अगर आपको एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करना है तो %s लगेगा कि %c लगेगा? %c लगेगा, है ना? %s कभी एक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, वो पूरी स्ट्रिंग दिखाएगा, उसमें जितने भी कैरेक्टर होंगे। तो अगर आपको एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करना है तो आपको %c लगाना पड़ेगा। अभी बताइए कितनी बार लगाना पड़ेगा? एक बार के मल्टीपल टाइम्स? एक ही बार %c से काम चल जाएगा कि मल्टीपल टाइम्स लगेगा? मल्टीपल टाइम्स लगेगा %c। एक बार से तो काम चलेगा नहीं, राइट? अब अगर मैं मल्टीपल टाइम %c लगाऊंगा तो इससे बेटर है ना मैं लूप लगा लूं। 3 बार %c लगाने से तो बेटर है एक लूप लगा लिया जाए। ठीक है, तो फिर अपन ये डिसाइड करते हैं कि अपन यहाँ पर एक लूप इटरेट करते हैं। अब लूप इटरेट करेंगे तो एक इंटीजर भी लगेगा। यस और नो? लगेगा ना? लूप कंट्रोल करने के लिए तो एक इंटीजर लिया हमने। यहां हमने कहा फॉर I is equal to 0, I is less than 3, I++, और लूप की बॉडी के अंदर मैंने लिखा printf \n
परसेंटेज सी कॉमा stri, ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बैकस्लैश n परसेंटेज सी कॉमा stri। फाइन। अब मुझे बताइए ध्यान से इस कोड को देखकर जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन टेस्ट होगी 0<3। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। अंदर आए, क्या प्रिंट हुआ? str0 प्रिंट हुआ, str0 प्रिंट हुआ, राइट। क्या प्रिंट हो गया str0 की जगह पर? r आ गया, आ गया। कंट्रोल चला गया i प्लस प्लस पे, i की वैल्यू 1 हो गई, हो गई। 1 भी 3 से छोटा है। अंदर आकर str1 प्रिंट हो गया, हो गया। i प्लस प्लस पे गए, i2 हो गया, 2 भी 3 से छोटा है। अंदर आए str2 प्रिंट हो गया, तो m प्रिंट हो गया। फिर i की वैल्यू 3 हो गई, 3 पे कंडीशन फॉल्स, लूप रुक जाएगा, रुक जाएगा। हमें हमारा आउटपुट मिल गया। क्या हमें हमारा आउटपुट मिल गया? मिल गया। क्या ये तरीका सही है? क्या ये तरीका सही है जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है, वर्टिकली नाम लाने का? नहीं है। क्या ड्रॉबैक है इस तरीके में? इस तरीके में क्या ड्रॉबैक है? वेरी गुड। ड्रॉबैक ये है कि प्रोग्रामर पहले से कैसे सोच सकता है कि उसे लूप 3 ही बार चलाना है। हमें क्या मालूम कि यूजर नाम राम ही देगा, राम की जगह उसने नाम रमन दे दिया होता तो फिर हमारा लूप कैसे हम चलाते, राइट। तो अब मुझे बताइए, मेरे प्रोग्राम में सब कुछ सही है, सिर्फ ये कंडीशन गलत है ना? ठीक है, तो दैट मीन्स मुझे कंडीशन चेंज करनी चाहिए। अब मुझे बताएं, क्या मैं यहां i<3 की जगह i<10 लिख दूं? ये ठीक रहेगा? नहीं। i<10 में प्रॉब्लम ये है, गौर करिए, एरे के हर सेल में गार्बेज पड़ा है आगे, तो क्या आप चाहेंगे गार्बेज भी प्रिंट हो? नहीं चाहेंगे ना। इसका मतलब मुझे यहां <10 <3 कुछ नहीं लिखना चाहिए। मुझे कंडीशन लगानी चाहिए ऐसी कि लूप मेरा नल कैरेक्टर पे जाकर रुक जाए। सही है कि नहीं? क्योंकि मुझे ये तो मालूम नहीं है लेटर्स कितने हैं, बट ये तो मालूम है ना कि जब नल आएगा तब लूप रुक जाना चाहिए, क्योंकि नल के बाद सब गार्बेज है। यस और नो? गुड। दैट मीन्स इस प्रोग्राम में हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए? ना i<10 ना i<3। कंडीशन बननी चाहिए stri is not equal to \0। कंडीशन बननी चाहिए stri नॉट इक्वल टू \0। समझ आ रहा है? आ रहा है? अब करिए चेक। सबसे पहले i की वैल्यू 0 है, जब i भी 0 आएगा तो चेक होगा str0। क्या है str0 में? जल्दी बताइए। str0 में r है, राइट। क्या r नल कैरेक्टर नहीं है? नहीं है, तो कंडीशन ट्रू होगी, होगी। कंपाइलर लूप के अंदर जाकर r प्रिंट कर देगा, फिर i प्लस प्लस i की वैल्यू को 0 से बढ़ाकर 1 कर देगा, कर देगा। कंडीशन चेक होगी str1 इज नॉट इक्वल टू \0। str1 पे कौन है? a है। a नल है कि a भी नल नहीं है? a भी नल नहीं है, कंडीशन ट्रू। अंदर गए a प्रिंट हो गया, फिर i की वैल्यू 2 हो गई। कौन है str2 पे? m है। m नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है, ट्रू है। अंदर गए, क्या प्रिंट हो गया? m प्रिंट हो गया। i की वैल्यू 3 हो गई। कौन है str3 पे? नल है। नल नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। कंट्रोल आ जाएगा लूप से बाहर। अब ये जो आपने करा है, एक एक बार में एक एक लेटर पे जाना, इसी को प्रोग्रामिंग की दुनिया में बोलते हैं एरे को ट्रैवर्स करना। आ रहा है समझ? यही कहलाता है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब एरे के एक एक सेल पे आप विजिट कर रहे हैं। तो क्या हम एक एक सेल पे विजिट कर रहे हैं राम के केस में?
यस, बिल्कुल कर रहे हैं। हर बार एक एक कैरेक्टर एक्सेस कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं अपन डिस्प्ले। हो रहा है क्लियर? ठीक, अब एक कोड आप ट्राई करो। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट a string from the user, comma, store it in a character array and calculate and print its length। यूजर से स्ट्रिंग लीजिए, कैरेक्टर एरे में रखिए और उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालकर प्रिंट करिए। बनाइए जल्दी। एरे की साइज अपने मन से जो लेनी हो ले लीजिए, स्ट्रिंग लेकर उसकी लेंथ निकालनी है आपको। जरा फटाफट कीजिए। बन पाएगा? रोहित, पहला वाला तो गलत है। दूसरा वाला ठीक है। चलिए अब मैं बनाता हूं, आप करो मैच। सबसे पहले बताइए, प्रोग्राम में वेरिएबल कितने लगेंगे एरे के अलावा? जल्दी जल्दी जवाब दें। अदर देन एरे और क्या लेना पड़ेगा? एक लगेगा कैरेक्टर कैरे str, मान लेते हैं 10 का। वो लगेंगे इंटीजर i और j।
ठीक है, यहां लिखेंगे अपन फॉर आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन, सॉरी उससे पहले अपन यूजर से printf में नाम ले लेते हैं बाय राइटिंग एंटर नेम, और जो भी यूजर आपको नाम देगा स्कैनएफ से उसकी कर लेते हैं अपन स्कैनिंग, परसेंटेजेस कॉमा नेम। ठीक है, इतना क्लियर है? स्कैनर तक समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग लूप इटरेट करते हैं। ठीक, ये हमारे पास एरे है मान लीजिए, और यूजर ने मान लीजिए आपको नाम दिया है राम। ठीक, इसके ऊपर अपन को लेंथ का लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, ये जो एक्स वेरिएबल है इसको अपन 0 से इनिशियलाइज कर दें, और जैसे अभी डिस्कस करा एक फॉर लूप चलाएं नल कैरेक्टर तक, और इस फॉर लूप की बॉडी में अपन लोग x को कर दें प्लस प्लस। तो बताइए x कितनी बार बढ़ेगा? उतनी बार बढ़ेगा ना जितनी बार लूप चलेगा, है ना? और लूप से बाहर निकलकर हम लिखते हैं printf लेंथ इज इक्वल्स टू परसेंटेज d कॉमा x, लास्ट में गेट ch। ठीक है, अब जरा ट्रेस करिए मेरे साथ, तभी आपको इसका दूसरा वर्जन समझ आएगा। एक वेरिएबल i है जिसमें 0 है, एक वेरिएबल x है जिसमें 0 है। क्लियर है? आगे बढ़े। प्रोग्राम शुरू होगा फॉर i इक्वल टू 0, ठीक है, stri नॉट इक्वल टू बैकशेस 0 से। stri में क्या है जल्दी बताइए? r है, r नल नहीं है, कंडीशन ट्रू, अंदर आए, x प्लस प्लस हुआ, x की वैल्यू बढ़कर 1 हो गई, i प्लस प्लस पे गए, i की वैल्यू भी 0 से बढ़कर 1 हो गई। कंडीशन टेस्ट हुई, str1 नॉट इक्वल टू नल। क्या है str1 पे बताएं? a है। a नल है कि a नल नहीं है? नहीं है। अंदर आए, x प्लस प्लस हुआ, x बढ़कर 2 हो गया। ओके, i प्लस प्लस i को भी 2 कर देगा, राइट। कंडीशन टेस्ट हुई, str2 नॉट इक्वल टू नल। str2 पे कौन है? m है। m नल नहीं है? m नल नहीं है। अंदर आए, x बढ़ा, 3 हो गया, i प्लस प्लस ने i को भी 3 कर दिया। अब कंडीशन टेस्ट हुई, str3 नॉट इक्वल टू नल। कौन है str3 पे? नल है। कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गए, बाहर आकर प्रिंट कर दिया अपन ने x की वैल्यू कितनी है? 3। राम की लेंथ कितनी है? 3 है। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया। अब जरा ये बताइए, लूप के बाहर i की वैल्यू कितनी है? जल्दी जल्दी जवाब दें सभी लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i आउटसाइड द लूप? 4 है। आपको स्क्रीन पे i की वैल्यू 4 दिख रही है? i की वैल्यू भी ध्यान से देखिए, लूप के बाहर 3 ही है ना? तो अगर i की वैल्यू भी लूप के बाहर 3 है, तो क्या हम x हटाकर उसकी जगह i प्रिंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? और अगर i प्रिंट कर सकते हैं तो फिर हमें एक्स्ट्रा x लेने की जरूरत नहीं है ना? है कि नहीं? है ना? रहा सवाल इस फॉर लूप में x प्लस प्लस का, तो इसे हटा दीजिए। बट अब एक प्रॉब्लम आएगी, ये जो प्रिंटफ है ये कंपाइलर लूप का पार्ट मानेगा कि लूप से अलग मानेगा?
लूप का पार्ट मानेगा। तो कुछ पढ़ा था आपने फॉर लूप के वक्त कि अगर हमें कंपाइलर को ही बताना हो कि लूप की बॉडी ब्लैंक है तो ऐसा कर दो, लूप के लास्ट में लगा देते थे आप सेमीकोलन। तो अगर मैं इस फॉर लूप के एंड में सेमीकोलन लगा दूं तो अब ये प्रिंटफ लूप से बाहर माना जाएगा ना, माना जाएगा सेमीकोलन के कारण, राइट। एंड ड्यू टू दैट आपका प्रोग्राम जितनी देर लूप चलाएगा प्रिंटफ को नहीं चलाएगा। प्रिंटफ को कब चलाएगा प्रोग्राम? प्रिंटफ को प्रोग्राम कब चलाएगा? लूप रुकने के बाद। लूप के बाद आकर ये प्रिंटफ चलेगा और स्क्रीन पे आपको लेंथ मिलेगी जो आई की वैल्यू होगी 3। आ रहा है समझ? तो आपके प्रोग्राम में सिर्फ 2 वेरिएबल से काम बन गया, एक्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, चलिए अगला असाइनमेंट करके लाइएगा। अपन आगे बढ़ते हैं, आप ये असाइनमेंट ट्राई करिएगा। असाइनमेंट है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट a string from the user, comma, store it in a character array and print its reverse। यूजर से एक स्ट्रिंग लीजिए, कैरेक्टर एरे में रखिए और उसका रिवर्स प्रिंट करना है। सैंपल आउटपुट प्रोग्राम का ये है। प्रोग्राम यूजर से बोलेगा एंटर नेम, यूजर ने बोला रमा तो प्रोग्राम बोलेगा अमर। आ रहा है समझ? और ये ध्यान रखिएगा कोई गारंटी नहीं है कि नाम 4 ही कैरेक्टर का होगा, कोई भी नाम हो सकता है। आपने अपर लिमिट 10 ली है तो 10 के अंदर अंदर मैं कितने भी लेंथ का नाम दे सकता हूं, जो भी दूं प्रोग्राम उसे उल्टा प्रिंट करे। क्लियर? चलें आगे। चलिए अगला पॉइंट अब हम पढ़ते हैं। ड्रॉबैक विद द फंक्शन scanf विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के कंटेक्स्ट में scanf के साथ जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं अपन अब। ठीक है, तो ये समझने के लिए कि scanf में क्या प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग्स, हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम वापस बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रोग्राम भी और उसका आउटपुट भी। ये था आपका लास्ट लेक्चर का कोड जिसमें आपने प्रिंट के साथ यूजर के नाम को डिस्प्ले करा था बाय राइटिंग printf hello %s, str। यही था लास्ट लेक्चर का कोड। आ रहा है समझ? ठीक है, और साइज मान लीजिए एरे की है 20, थोड़ा बड़ी साइज के एरे ले लेते हैं ना। इमेजिन करिए ये आपके एरे का डायग्राम है। ट्वेंटी कैरेक्टर्स का आपका एरे है। जीरो से लेकर 19 तक। ठीक है, प्रोग्राम का आउटपुट आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इफ दिस इज योर कंसोल विंडो, प्रोग्राम यूजर से बोलेगा एंटर नेम, और इस बार मान लीजिए यूजर ने आपको अपना पूरा नाम दे दिया है। अभी तक आप देखते थे मैंने जितने भी इनपुट्स लिए हैं उनमें सिंगल वर्ड लेकर चला हूं मैं, है ना। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार यूजर अपना फुल नेम दे रहा है। तो यूजर ने टाइप करा अभय राय, ये इनपुट यूजर ने आपको दिया। गॉट इट? अब जब ये इनपुट यूजर की तरफ से आपको मिलेगा
अभय राय। तो जैसे ही वो एंटर स्ट्राइक करेगा, प्रोग्राम का जवाब आएगा हेलो अभय। अगर आप पहली बार सी पढ़ रहे हैं और पहली बार ये टॉपिक देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली लग रहा होगा कि प्रिंटफ ने राय प्रिंट क्यों नहीं करा। सवाल दिमाग में ये आता है। प्रॉब्लम प्रिंटफ की नहीं है, प्रॉब्लम स्कैनफ की है। क्या प्रॉब्लम है स्कैनफ की? स्कैनफ फंक्शन जब स्ट्रिंग को स्कैन करता है तो स्कैन करते करते अगर उसे कहीं भी स्पेस दिख जाती है तो स्कैनफ फंक्शन इस स्पेस पे स्टॉप हो जाता है। यानी स्कैनफ दो में से किसी एक चीज के आने पर इनपुट पढ़ना बंद कर देता है। क्या है ये दो चीजें? या तो एंटर और या फिर स्पेस बार। जो भी दोनों में से यूजर ने पहले टाइप कर दिया, स्कैनफ उसको देखकर इनपुट लेना बंद कर देता है। राइट, रीड ही नहीं करता बिल्कुल। तो इसका मतलब स्कैनफ ने एरे में डाला क्या होगा? स्कैनफ ने एरे में डाला ही सिर्फ एक कैरेक्टर है जो हमारे केस में है अभय। लाइक दिस, डाला ही सिर्फ एक कैरेक्टर है, दैट इज एक वर्ड है, सॉरी, दैट इज अभय। तो जब गया ही अभय है तो डिस्प्ले भी तो अभय ही होगा ना। अब अगर तो क्या लिख सकते हैं अपन theoretically? The function scanf in C language cannot accept spaces, then we use %s. As soon as it finds a space in the input, comma, it stops reading the input data. जैसे ही स्कैनफ को स्पेस मिलती है वो डेटा पढ़ना बंद कर देता है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सो आंसर है, अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज यूजिंग अ न्यू फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज कॉल्ड एज गेटिस। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ये कि आप स्कैनफ हटाकर क्या यूज करें उसकी जगह? गेटिस। गेटिस नाम से कुछ हिंट दे रहा है? गेटिस का नाम से कुछ हिंट लग रहा है? गेटिस फॉर गेट स्ट्रिंग, राइट। अब गेटिस गौर से सुनिए क्या है और क्या करता है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज गेटिस। सबसे पहला पॉइंट, गेटिस इज अ प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन। गेटिस सी लैंग्वेज का एक प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन है जो आप अपने कोड में यूज कर सकते हैं। कौन सी हेडर फाइल से आता है? इट इज अवेलेबल इन द हेडर फाइल stdio.h। यानी ये उसी हेडर फाइल से आता है जहां से स्कैनफ आ रहा है। आ रही है बात समझ? ठीक है। द गुड थिंग अबाउट गेटिस इज दैट गेटिस की अच्छी बात यह है, नंबर वन, it doesn't require any format specifier। गेटिस को किसी तरह का %s वगैरह नहीं चाहिए। आ रहा है समझ? नंबर टू, it can read all the spaces, comma, special characters as well as any kind of input data, any string। आप कोई भी स्ट्रिंग इससे पढ़ सकते हैं, चाहे उसमें स्पेसेस हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ भी हो। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ स्ट्रिंग पढ़ता है। ये समझ आ रहा है? बट रिमेंबर, इट इज ओनली फॉर स्ट्रिंग्स। ये सिर्फ स्ट्रिंग पढ़ने के लिए है। क्या नहीं पढ़ता है? इट इज ओनली फॉर स्ट्रिंग एंड नॉट फॉर एनी अदर टाइप। एनी अदर टाइप मतलब
एनी अदर टाइप मतलब आप इससे कैर नहीं पढ़ सकते, इंटीजर या फ्लोट नहीं ले सकते। अगर यूजर ने टाइप भी करा तो ये स्ट्रिंग की तरह होंगे। ये भी समझ आ रहा है? अगर यूजर टाइप भी करता है ना परसेंटेज एस में तो ये पढ़े जाएंगे, लेकिन पढ़े जाएंगे एज अ स्ट्रिंग। आ रहा है समझ? तो अगर आपको यूजर से रोल नंबर लेना या एज लेनी है तो आप इंटीजर के साथ इसको यूज नहीं कर पाएंगे, इंटीजर डेटा टाइप के साथ यूज ये स्ट्रिंग के साथ ही होगा। गेटिंग द पॉइंट? हो रहा है क्लियर? ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ खास नहीं है चेंज एग्जाम्पल में, यही वाला कोड ले लेते हैं। बस इतना सा फर्क है, जहां लगा रखा है अपन ने स्कैनफ, वहां क्या लग जाएगा? वहां लग जाएगा गेटेस, गेटेस str। हो रहा है क्लियर? डन? हुआ क्लियर? यस, नेगेटिव इंडेक्सिंग पॉसिबल है गौरव, बट नॉट लाइक पाइथन। वो आप पॉइंटर में समझेंगे कि नेगेटिव इंडेक्सिंग सी में काम कैसे करती है। ठीक है, अभी समझ नहीं आएगा, उसके लिए वेट करिए पॉइंटर्स चैप्टर का। ठीक, अब अगर यूजर ने आपको इनपुट में दिया, प्रोग्राम ने यूजर से कहा एंटर नेम, यूजर ने इनपुट में दिया अभय राय, तो प्रोग्राम भी जवाब देगा हेलो अभय राय। आ रहा है समझ? इसलिए अब से अगर हम यूजर से स्ट्रिंग लेंगे तो इंस्टेड ऑफ स्कैनफ हम प्रेफर करेंगे कि हम यूज करें गेटेस। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब एक और असाइनमेंट बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। आपका अगला असाइनमेंट, आपका असाइनमेंट है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट a multi-word string from the user and print it by converting all uppercase characters to lowercase and vice versa। मतलब कुछ ऐसे, आपने यूजर से कहा एंटर नेम, यूजर ने कहा अभय राय, आपके प्रोग्राम का जवाब आना चाहिए हेलो अभय राय। दिख रहा है आपको चेंज किया हुआ है आउटपुट में? दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताओ, क्या चेंज हुआ है आउटपुट में? जो कैपिटल हैं वो कन्वर्ट होकर स्मॉल हो गए, जो स्मॉल हैं वो कन्वर्ट होकर वापस कैपिटल हो गए। ठीक है, अब इस कोड के लिए आपको हिंट दे रहा हूं। हिंट के तौर पे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा 3 लाइनों का प्रोग्राम समझा रहा हूं, समझिएगा। मैंने एक कैरेक्टर CH लिया, उसमें A डाला, CH में 1 ऐड करा और प्रिंटफ से CH को प्रिंट कर दिया। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस कोड का आउटपुट क्या होगा? वेरी गुड, इसका आउटपुट B होगा। अब बुद्धि लगाइए, अपन ने A के अंदर जब 1 ऐड करा तो कंपाइलर ने इसका मतलब आस्की में ऐड करा ना 1, तभी तो 66 आया जो हमें B बन के दिख रहा है। तो अब आप ऐसा सोचिए इस A में अपन क्या ऐड कर दें कि हमें स्मॉल a मिल जाए।
कुछ कर सकते हैं ऐड ऐसा कि कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए मिल जाए। कैपिटल ए का आस्की 65 है, स्मॉल ए का आस्की 97 है। कितना डिफरेंस है? 32 का। तो अगर इसमें हम 32 और ऐड कर दें तो आप मानते हैं ये 65 प्लस 32 मतलब कि 97 हो जाएगा, और 97 मतलब स्मॉल ए। बस यही आपके लिए हिंट है कि आप इस प्रोग्राम को ऐसे बनाइएगा कि अगर कैपिटल लेटर आ रहा है तो आपका प्रोग्राम उसमें 32 ऐड करे, और इसका वाइस वर्सा भी चलेगा ना। स्मॉल में से 32 माइनस कर दे तो कैपिटल बन जाएगा। यस या नो? बन जाएगा ना? गुड। तो ये आपका होमवर्क, ये करिएगा अटेम्प्ट। आगे लू। चलिए अब आते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। टाइटल डालिए स्ट्रिंग फंक्शंस। क्या लग रहा है नाम से आपको स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते होंगे? क्या लग रहा है नाम से स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते होंगे? याद करिए, math.h याद है आपको? डू यू रिमेंबर math.h हेडर फाइल? राइट। क्या करती है हेडर फाइल? क्या सपोर्ट देती है आपको? मैथमेटिकल फंक्शंस का। तो फिर दिमाग दौड़ाइए, string.h हेडर फाइल में सी ने अपन लोगों को क्या बना कर दिए होंगे? ढेर सारे स्ट्रिंग्स पे काम करने वाले फंक्शंस, राइट? सो स्ट्रिंग फंक्शंस in C language are those important functions which have been provided by C language to work with strings. These are predefined functions and perform very useful operations on strings so that we don't have to write their logics. ये भी बात समझ आई? ये सारे फंक्शंस आपके लिए स्ट्रिंग्स पे काम करते हैं ताकि आपको लॉजिक्स ना लिखने पड़े और आप इन्हें डायरेक्टली कॉल कर लें। जैसे आज आपने स्ट्रिंग की लेंथ निकाली थी और उसके लिए आपने लूप लगाया था लूप, उसके लिए आपने अननेसेसरी आपका लूप इटरेट हो रहा था और फिर आप लेंथ निकाल रहे थे। अगर आप स्ट्रिंग फंक्शंस यूज करें तो बिना लूप इटरेट करे आप निकाल सकते हैं स्ट्रिंग की लेंथ। समझ रहे हैं? बिना लूप इटरेट करे आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं स्ट्रिंग की लेंथ। आ रहा है समझ? गुड। अब बात करते हैं ये फंक्शंस आते कहां से हैं। All these string functions are available in a header file. All these string functions are available in a header file called string.h. इनमें से किसी को भी यूज करना है तो आपको इस हेडर फाइल को करना पड़ेगा प्रोग्राम में अटैच। ठीक है, अब इनमें से पहला स्ट्रिंग फंक्शन अपन शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज strlen। अंदाजा लगाइए क्या करता होगा? कैलकुलेट्स एंड रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपसे एक स्ट्रिंग लेता है और आपको वापस लौटाता है उस स्ट्रिंग की लेंथ, यानी उस स्ट्रिंग में मौजूद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, दिस इज आवर मेन फंक्शन।
मेन के अंदर हमने कैरेक्टर का str के नाम से 20 साइज का एक एरे लिया, एक इंटीजर x लिया, स्क्रीन को करा क्लियर, यहां कहा अपन ने printf एंटर अ स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग यूजर ने दी उसे आपने गेटस से अपने एरे के अंदर रिसीव कर लिया। यहां तक भी क्लियर है? अब हम कॉल करेंगे स्ट्रिंग लेंथ। कॉल करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा x इक्वल टू strlen और पैरेंथेसिस के अंदर अपन पास करेंगे str, और फिर जो भी str की तरफ स्ट्रिंग लेंथ की तरफ से वैल्यू x में रिटर्न होगी वो हम लोग कर देंगे %d के साथ डिस्प्ले। अगर हम ये इमेजिन करें हमारे एरे के अंदर रवि है, तो गेस करिए स्ट्रिंग लेंथ क्या लौटाएगा रवि के लिए? 4। और अगर हमारे एरे के अंदर रवि कुमार है तो स्ट्रिंग लेंथ क्या लौटाएगा? 10। 4 रवि के, 5 कुमार के और 1 बीच की स्पेस का। स्ट्रिंग लेंथ स्पेस भी गिनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग लेंथ स्पेस को भी काउंट करता है, राइट। अब एक और जरूरी बात सुनिए ध्यान से, क्योंकि आप ओनली लेटर काउंट करने हो तो आपको अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग लेंथ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ओनली लेटर्स काउंट करेगा। वो जब भी काउंट करेगा पूरी स्ट्रिंग ही काउंट करेगा। ठीक है, चलो आगे। चलिए अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि हम फंक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज रिलेटेड टू फंक्शन। सबसे पहली चीज, अगर आपसे मैं पूछूं ये लाइन पे क्या हो रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या हो रहा है बताइए? ये लाइन क्या कर रही है? तो आप मुझे बोलेंगे ये लाइन फंक्शन का कॉल है, पहली चीज। ठीक है, अब जब कोई भी फंक्शन कॉल होता है, कोई भी फंक्शन कॉल होता है, तो उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जिनको मैं एरो करके आपको समझा रहा हूं। ठीक, अगर मैं पूछूं ये strlen कौन है, तो आपका जवाब होगा ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, अगर मैं पूछता हूं वो जो पैरेंथेसिस में str जा रहा है वो क्या है, तो आप सी लैंग्वेज की वोकैबुलरी में बोलेंगे वो फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है। जब भी आप किसी फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर कोई डेटा पास करते हैं, हम सी में बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट। आ रहा है समझ? Whenever we pass any kind of data within parenthesis for a function in C language, we say it is called argument. Is this point clear? ठीक है, और ये जो आप x देख रहे हैं ये आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप है, जैसे आप x में रिसीव कर रहे हैं। हो रहा है क्लियर? रिटर्न वैल्यू बोलना चाहिए rather देन टाइप। ये इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू है। ओके, तो सी लैंग्वेज की खासियत है, सी लैंग्वेज में जब भी आप फंक्शन कॉल करते हैं, द कॉल ऑफ द फंक्शन इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स: फंक्शन नेम, फंक्शन आर्ग्यूमेंट एंड फंक्शन रिटर्न टाइप। एंड बेस्ड अपॉन दैट कंपाइलर कॉल को फिर फाइनली करता है एग्जीक्यूट। हुआ क्लियर? अब दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये x अवॉइडेबल है? क्या हम इस x वेरिएबल को हटा सकते हैं यहां से? बिल्कुल हटा सकते हैं। उस केस में कोड कैसे होगा? उस केस में कोड कुछ ऐसे होगा। x को कर सकते हैं आप ड्रॉप टोटली, जरूरत ही नहीं है x की आपको, और प्रोग्राम कुछ ऐसा बनेगा। जहां आपने x लिखा हुआ है
वहां डायरेक्ट किसे कॉल कर लें? वेरी गुड, वहां डायरेक्टली कॉल कर लें स्ट्रिंग लेंथ को। तो यहां आ जाएगा str_len और सीधे पैरेंथेसिस में str। ये भी आ रहा है समझ? ये पॉइंट भी क्लियर हुआ? str_len और डायरेक्टली विद इन पैरेंथेसिस आप पास कर दें str। ठीक है, लेकिन इतना भी ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग लेंथ के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा अंदर की तरफ। ये आ रहा है नोटिस में? सेमीकोलन सिर्फ प्रिंट एफ के बाद आएगा। और सबसे जरूरी बात, ऊपर हेडर फाइल कौन सी अटैच होगी? दोनों तरफ string.h। बाकी जो हो रही हैं वो तो होंगी, उसके अलावा वन मोर हेडर फाइल विल बी नीडेड। व्हाट इज दैट? एंड दैट इज string.h। नहीं लगाएंगे तो कोड दे देगा एरर। ठीक है, मैं नहीं लगाऊंगा आपको समझाते वक्त, है ना, मैंने आपको एक बार बता दिया है, ध्यान रखिएगा। मैं सीधे कोड में फंक्शंस यूज करूंगा, बट डू रिमेंबर, अगर आप स्ट्रिंग फंक्शंस यूज करते हैं तो string.h का अटैच होना कंपलसरी है। ठीक है, अब आपका अगला चैलेंज है स्ट्रिंग लेंथ के ही बेसिस पर। क्या स्ट्रिंग लेंथ की मदद से स्ट्रिंग का रिवर्स प्रिंट करने में कुछ आसानी होगी? बताइए। यूजिंग स्ट्रिंग लेंथ प्रिंट द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, हो पाएगा? वही स्ट्रिंग जो आपको यूजर से मिल रही है। द स्ट्रिंग हैज टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर। आ रहा है समझ पॉइंट? अब परसेंटेज डी नहीं लगेगा? लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। स्ट्रिंग लेंथ जो रिटर्न करेगा उसे प्रिंट तो परसेंटेज डी से ही कराएंगे ना अपन। परसेंटेज डी नहीं लगाएंगे तो वैल्यू प्रिंट कैसे होगी? क्यों यशिका? फॉर्मेट स्पेसिफायर तो चाहिए ना प्रिंट करने के लिए, उसके बिना प्रिंट कैसे कर पाएंगे अपन? ठीक है, हो गया क्लियर? स्क्रीनशॉट्स ले लें आप। दिस इज पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। हो गया? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं विकास आप लोग पाइथन ज्वाइन। आप आराम से सी में उतना कवर कर चुके हैं जितना पाइथन के लिए या जावा किसी के लिए भी चाहिए। जी साक्षी, क्या डाउट है? थर्ड एंड सेवेंथ, ओके। दिस इज सिक्स्थ, दिस इज थर्ड एंड दिस इज सेवेंथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
बाय बाय, टेक केयर।